हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 9th का बूस्टर डोज लेकर आया हूं और ये क्लास 9th मैथ का बूस्टर डोज है। अब आप कहोगे कि सर क्या है इस बूस्टर डोज में। देखिए, इस बूस्टर डोज में है क्लास 9th चैप्टर से मैथ का जितना भी फार्मूला बनता है, हम सभी फार्मूला इस वीडियो में बताने वाले हैं तथा साथ में आपको ये भी बताने वाले हैं कि अब आपके पास मात्र एक दिन का समय बच गया है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम 11 और 12 अप्रैल को होने वाला है। तो एक ही दिन का समय बच गया है। तो इस एक दिन में आप क्या पढ़ोगे कि एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन उससे आ जाए। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं तथा क्लास 9th के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम अंक गणित से शुरू करते हैं। अंक गणित मतलब क्या था? अर्थमेटिक। क्योंकि अर्थमेटिक से शुरू करते हैं, उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है सांख्यिकी तक हम लोग जाएंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक में आपको क्या पढ़ना है और क्या आ सकता है। देखिए, अर्थमेटिक मतलब होता है अंक गणित। क्या होता है? अंक गणित होता है, जिसको हम संख्याएं कहते हैं, नंबर्स बोल सकते हैं। सबसे पहले आप परिमेय संख्या के बारे में समझ लीजिए, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उस परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि P/Q के रूप में होगा और Q नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। Q नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। यहाँ क्या? Q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और P और Q कोई पूर्णांक संख्या है। जैसे देखिए -1, तो -1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 डाल सकते हैं। 1/2 देखिए ये P/Q के रूप में है और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे में कभी भी 0 आना नहीं चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 1/2 हो गया, 2 हो गया, तो 2 देखिए 2 है, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 लिख सकते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या बन गया, क्योंकि P बन गया और नीचे वाला क्या बन गया? Q। और Q इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। Q इक्वल टू अगर 0 आ जाएगा तो वो परिमेय संख्या कभी नहीं होगा। आप ये बात को जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि इससे आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या, अगर मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा है, खड़ा है, और आप उसको बोलोगे बाबू गिनती गिनो, तो वह किससे गिनेगा? 1 2 3 4 5 6 शुरू करेगा। तो उसी को कहते हैं गिनती की संख्या। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। देखिए, 1 से अनंत तक किसी भी धनात्मक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब 1 से शुरुआत होगा और अनंत तक जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, इसी तरह बढ़ते 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 कहाँ चला गया? अनंत तक चला गया। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। आप समझ में आ गया होगा। अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, पूर्ण संख्या जो है बड़ा ही उसी से है, प्राकृतिक संख्या से मेल मिलाप है, जिसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 लगाना या 0 से अनंत तक सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5, जैसे समझ लीजिए पूर्ण संख्या। अब ये किताब का भाषा था, अब मेरा भाषा में समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होता है उसमें क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये मेरा क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक। अगर इसी में हम 0 लगा देंगे तो यह पूर्ण संख्या बन जाएगा। देखिए, सुनने से नहीं लगता पूर्ण, मतलब वो संख्या पूरी क्या होगा? पूर्ण होगा। तो पूर्ण जब तक 0 नहीं आएगा तब तक कोई संख्या पूर्ण नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। अब 10 लिखेंगे तो कैसे आएगा? जब 0 नहीं आएगा तब तक 10 लिखाएगा नहीं। तो 0 क्या कर रहा है? संख्या को पूर्ण बना रहा है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कि प्राकृतिक संख्या के शुरुआत में अगर 0 लगा दिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल के तौर में क्या दिया? 0 दिया, 1 2 3 4, इसी तरह बढ़ते गया और अनंत तक गया। कहाँ तक गया? अनंत तक गया। उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। अब आ जाइए पूर्णांक संख्या पर, जिसे हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता है, जो एक समुच्चय को पूर्णांक संख्या का समुच्चय कहते हैं।
देखिए इसको हम डिटेल्स में आपको समझाते हैं। पूर्णांक संख्या जिसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर उसे कहते हैं मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या का मेल हो, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या का मेल हो, उसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। जैसे देखिए एक इस तरह रेखा खींचिए और यहाँ मेरा क्या हो गया, यहाँ मेरा हो गया 0, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4 और इधर क्या आ जाएगा -1, इधर क्या आ जाएगा -2, इधर क्या आ जाएगा -3, इधर क्या आ जाएगा -4। मतलब कहने का मतलब है वैसा संख्या जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या का मेल मिलाप हो उसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्या, उसे हम कहेंगे इंटीजर नंबर कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या है 0 1 2 3 4 बढ़ते चला जा रहा है और इधर -1 -2 -3 -4 इसी तरह इधर कर क्या हुआ बढ़ते चला गया, उसे हम क्या कहेंगे पूर्णांक संख्या कहेंगे, इंटीजर नंबर कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए आगे अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या जिसे हम क्या कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या मतलब क्या होता है? देखिए जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो तथा जिस संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब वैसा संख्या जिसको हम रूट के रूप में देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल के रूप में क्या है, जिसे हम रूट के रूप में देखेंगे और रूट के रूप में वो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट के रूप में, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए रूट 25। अब रूट 25 जो है वो है परिमेय संख्या। क्यों? देखिए रूट 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 निकलेगा, 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 हो जाएगा। तो इसको रूट 25 मेरा, तो आप कहोगे सर ये रूट में है फिर भी कैसे हो गया? ऐसे हो गया क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्योंकि रूट 25 का जो वर्गमूल निकाले हम निकाल दिए 5। कितना निकाल दिए? 5। और 5 के नीचे 1 लगा सकते हैं तो 1 लगाने से 5/1 हो जाएगा, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होगा? जैसे देखिए √2, तो √2 का वर्गमूल निकालेंगे नहीं निकलेगा। √3, √5, देखिए 5√3, पाई -√3 -7/9, इस सब का कभी भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। कभी भी क्या होगा? वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो पहले समझा चुके हैं, जो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब आ जाइए वास्तविक संख्या जिसे हम क्या कहेंगे? रियल नंबर। क्या कहेंगे? रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे होगा? जिसमें क्या होगा? इसमें परिमेय संख्या भी आ जाएगा और अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। इसमें परिमेय संख्या का भी एग्जाम्पल ले लीजिए और अपरिमेय संख्या का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उन दोनों आ जाएगा वास्तविक संख्या में, किसके? रियल नंबर में आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए 7 नंबर में हो रहा है या वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। देखिए अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? देखिए रूट के अंदर की ऋणात्मक संख्या को अवास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या समझ में आ गया कि रूट के अंदर रहे और वह माइनस में रहे। किस में रहे? माइनस में रहे, उसे हम क्या कहेंगे? या वास्तविक संख्या कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या को हम बोलते हैं इवन नंबर। वैसा संख्या जो 2m के रूप में हो, m कोई पूर्णांक हो या वे प्राकृतिक संख्या 2 से विभक्त हो, सम संख्या कहलाता है। आप देखिए ये आप आद नहीं रख पाइएगा, हम जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिए। सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। आप सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे और जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। देखिए इसमें भी विषम संख्या का बहुत लंबा चौड़ा उदाहरण दे दिया है, इसको आप नहीं याद रख पाओगे। हम जो बोलते हैं वही बात को ध्यान में रख लीजिए कि जो संख्या 2 से कट जाएगा वह सम संख्या कहलाएगा और जो संख्या 2 से नहीं कटेगा वह विषम संख्या कहलाएगा। बस इतना माइंड में रख लीजिए, सम संख्या और विषम संख्या ध्यान में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ सम संख्या में क्या उदाहरण दिया? 2, 4, 6, 8, ये सभी 2 से विभाजित हो जाएगा। और इधर देखिए विषम संख्या में क्या उदाहरण दिया है? विषम संख्या में उदाहरण दिया है 5, 3, 1, 3,
5, 7, 9 ये कभी भी 2 से विभाजित नहीं होगा। जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो ये हो गया विषम, और जब ये 2 से विभाजित हो जाएगा तो ये हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए अभाज्य संख्या। रूढ़ या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझ लीजिए, रूढ़ संख्या उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या को, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब अभाज्य और भाज्य ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है अभाज्य और एक होता है भाज्य। अभी हम अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या से भाग ना लगे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब अभाज्य संख्या मतलब हो गया कि वैसा संख्या जो 1 तथा स्वयं से कटे, उसके बाद किसी से भी नहीं कटे, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 5 जो है मेरा 1 से कट रहा है और 5 से कट कर रहा है, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। जब किसी से भी नहीं कटेगा तो उसी को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे ले लीजिए 7, जैसे ले लीजिए 11, जैसे ले लीजिए 13, ले लीजिए 17, ले लीजिए 19। देखिए 19 भी 1 से कटेगा और 19 से कटेगा, इसके अलावा आप किसी से भी इसको काट नहीं सकते। जब नहीं कटेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक बार हम आपको भाज्य संख्या यहाँ नहीं दिया है, लेकिन भाज्य संख्या के बारे में बता देते हैं। वैसा संख्या जो 1 तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे ले लीजिए 8, एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए 8। देखिए 1 से कट रहा है और 8 से कट रहा है, इसके अलावा किससे कट रहा है? 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो 1 तथा स्वयं के अलावा किसी और से कट जा रहा है, किसी और से कट जाएगा, मतलब यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या आपको बता दिए, जैसे 7 है तो 1 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, किसी और से नहीं कट रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए ये मूल संख्या, ये सब कुछ जरूरी नहीं है कि 0 से 9 तक के सभी संख्या मूल संख्या है। 0 से 9 तक के सभी संख्या क्या है? मूल संख्या है। समझ लीजिए कि 0 से 9 तक के जो भी गिनती में संख्या आएगा सभी मेरा क्या कहलाएगा? मूल संख्या कहलाएगा। आगे आ जाइए, आगे है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या वैसे संख्या जो a/b के रूप में हो। भिन्न किसे कहते हैं? जैसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 4/7, 9/8, इसे हम क्या कहेंगे? भिन्न के रूप में कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ हम देखिए कुछ मुख्य बिंदु है, इसको हम जरूर देख लीजिए कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल कभी भी परिमेय संख्या तथा कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि 2 अपरिमेय संख्या का योगफल और गुणनफल कभी परिमेय भी संख्या भी आ सकता है और कभी अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। आपको समझ में आ गया होगा कि 2 अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो गुना करेंगे। जैसे 2 अपरिमेय संख्या क्या हो गया? तो 2 अपरिमेय संख्या हो गया, जैसे देखिए √3 और √5, ये मेरा क्या हो गया? 2 अपरिमेय संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या। जब दोनों को गुना करेंगे तो √15 आ जाएगा, और जब √15 आ जाएगा तो यह कभी अपरिमेय आया। देखिए अभी क्या आया? √15, तो 15 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो अभी क्या आ गया? मेरा अपरिमेय आ गया। तो कभी अपरिमेय संख्या आएगा, कभी परिमेय संख्या आएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए √5 गुने √5, तो √5 और √5 करेंगे तो क्या आएगा? √25, और √25 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा? 5 निकलेगा। तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ आया था अपरिमेय, लेकिन यहाँ आ गया परिमेय। आपको समझ में आ गया होगा। कभी जब गुना करेंगे तो जोड़ेंगे तो कभी अपरिमेय भी आ सकता है और कभी परिमेय भी आ सकता है। अब आगे बाद आगे क्या बोल रहा है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई जो है हमेशा एक अपरिमेय संख्या, पाई का मान जो हो 22/7 वो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या 22/7। लेकिन पाई का वैल्यू अगर पूछेगा तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। आगे बोल रहा है 2 परिमेय संख्या या 2 अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या या अनंत अपरिमेय संख्या हो सकता है। ये तो हम क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा रहे थे, उसी समय हम बताए थे ऑफलाइन बैच में, और ऑनलाइन जब हम पढ़ा दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां देख लीजिएगा। वहां भी हम आप लोगों को बताए थे कि 2 परिमेय संख्या और 2 अपरिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कभी कभी देखिए 3 और 4 के बीच में पूछेगा कितने परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो इसके बीच में हम कई परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। एग्जाम में पूछ देता है 5 परिमेय संख्या निकालिए, 8 अपरिमेय संख्या
संख्या निकालिए, तो आप निकाल लोगे आसानी से। बात देखिए चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.3 से आपको शांत और अशांत के बारे में पूछेगा। शांत और अशांत एक जरूर आपको एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। इसी से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। तो शांत और अशांत के बारे में हम डिटेल्स में आप लोगों को बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाके जरूर देख लीजिएगा। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए जरूर आ जाएगा। तो शांत और अशांत को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं घात और घातांक, क्योंकि घात और घातांक से भी आपको 2 या तो 3 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव जरूर मिल जाएगा। तो घात और घातांक के बारे में हम समझते हैं। क्या दिया है, फर्स्ट में दिया ए पे पावर माइनस एम। ए पे पावर माइनस एम है तो इसका रूप हो जाएगा, माइनस में अगर कभी भी पावर रहे तो हो जाएगा बटे में हो जाएगा, 1 बटे ए पे पावर एम हो जाएगा। 1 बटे ए पे पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। जैसे देखिए 2 पे पावर माइनस 3 है, उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया है, तो इसको क्या हो जाएगा 1 बटे 1 हो जाएगा, ऊपर में माइनस हट जाएगा, और 2 पे पावर 3 तो 1 बटे 8 हो जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड नंबर में भी उसी प्रकार है कि माइनस हट जाएगा और 1 चला जाएगा ऊपर में, और हो जाएगा 3 पे पावर 2, तो हो जाएगा कितना, 3 तिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और देखिए ए पे पावर एम भागा ए पे पावर एन रहेगा, ये भागे में रहेगा, तो जब भागे में पावर रहता है तो पावर घटेगा, तो पावर क्या देगा, घटेगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कि 16 पे पावर 15 है और 6 पे पावर 10 है। देखिए 6 पे पावर 15 है और 6 पे पावर 10 है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो 10 में 15 चला गया, क्या होगा 5, तो 6 पे पावर 5 हो गया, मतलब 6 पे पावर 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखिए पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर गुना हो जाएगा। ए पे पावर एम फिर पावर एन है, तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर एम इंटू एन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका उदाहरण दिया हुआ है, 5 पे पावर 2 फिर 5 उसके पावर क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए इधर 4 नंबर में। 4 नंबर क्या बोल रहा है, ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर एम, तो हो जाएगा ए बी पावर एम हो जाएगा। इसमें देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है, पावर क्या है सेम, यहाँ भी एम है यहाँ भी एम है। तो जब बेस अलग अलग रहेगा पावर सेम रहेगा तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, एक पावर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कि 2 पे पावर 5 है और 5 पे पावर 5 है, तो क्या हो गया 2 गुने 5 पे पावर दोनों का पावर सेम है तो एक ही पावर लिखा है यहाँ पे, तो हो जाएगा कितना 5 दूने 10, 10 पे पावर क्या हो गया 5 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें देखिए भागे के रूप में है लेकिन बेस अलग अलग है और पावर सेम है। बेस अलग अलग रहेगा, पावर सेम रहेगा, तो पावर 1 हो जाएगा, पावर 1 ही हो जाएगा। देखिए ए बाय बी हो जाएगा, पावर दोनों पावर के बदले 1 पावर हो गया। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण के तौर पर समझाया हुआ है। और ए पे पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए कि 3 पे पावर -1 प्लस 4 पे पावर -1 5 पे पावर -10 है, बराबर वैल्यू अगर चाहिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। के बाद आप यहाँ से ज़रूर आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए बोला है एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। एक पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, एक पदी कहा जाता है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, एक पदी कहा जाता है। जैसे देखिए 4x², ये एक पद वाला है तो इसको क्या कहा जाएगा, एक पदी कहा जाएगा। और 2 पद वाले बहुपद को 2 पदी कहा जाता है। 2 पद वाला कैसे हो जाएगा, जैसे 4x² है प्लस 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x, तो 2 पद हो गया, एक पदी है एक पदी है, तो इसे क्या कहेंगे 2 पदी कहेंगे। और 3 पद वाला, यह देखिए 3 पदों वाले को बहुपद कहा जाता है, त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। 3 पदों वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, त्रिपदी। तो 3 पदी वाला कैसे हो जाएगा, जैसे 4x² प्लस 4x प्लस हो जाएगा 6, तो ये क्या हो गया 3 पद, क्या हो गया 3 पद, इसे क्या कहा जाता है, त्रिपदी कहा जाता है। और एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। मतलब एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। एक घात वाले मतलब जिसका एक ही घात हो, उसके बाद किसी में भी घात नहीं हो, तो इसे क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए इसमें सिर्फ एक ही जगह घात है, 4x² पे पावर क्या है 2 है, मतलब 4x² है, उसके बाद इस दोनों में घात नहीं है, उसे क्या कहेंगे, एक पदी रेखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। और 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। 2 घात कैसे हो जाएगा, जैसे 4x² है और यहाँ भी जैसे यहाँ दीजिए 4x पे पावर q हो जाएगा प्लस 3x² हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी घात हो गया, यहाँ भी घात हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। उसके बाद देखिए बोला है 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहेंगे। अब 3 घात वाले कैसे हो जाएगा, देखिए 6x² प्लस 6x क्यों ले लीजिए, 4x हो जाएगा प्लस 3x² हो जाएगा, ऐसा ले लीजिए। जैसे 6x पे पावर 4 प्लस 3x पे पावर q प्लस 2x पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा
त्रिघाती, क्या हो जाएगा त्रिघाती। तो क्या कहेंगे, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। आप ये बात को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था हम आप लोगों को बता दिए। बाद हम लोग जल्दी जल्दी में जोड़ का नियम और घटाव का नियम, गुणा का नियम को हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बच्चा कन्फ्यूजन कर जाता है। जोड़ का नियम क्या है, अगर मानिए -5 और -3 को जोड़ना रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और वहीं -5 गुने -3 रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन रहेगा माइनस में। वही बात यहाँ समझाया हुआ है। और देखिए माइनस गुने माइनस हो जाता है प्लस, क्या हो जाता है प्लस। तो गुना में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और गुना में नहीं रहेगा तो उसका चिन्ह जो है उसके अनुसार देखा जाएगा। जैसे अभी देख लीजिए, अगर यहाँ -15 है, क्या है -15, तो -15 और +25, क्या है +25। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो 25 में 15 जाएगा तो इसका आंसर 10 आएगा, क्योंकि 25 बड़ा है, 25 क्या है बड़ा है। तो 25 बड़ा रहेगा तो इसका चिन्ह प्लस है, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसे वही है जोड़ का नियम, वही है घटाव का नियम। जैसे देखिए घटाव का भी यहाँ नियम समझाया गया है। और आगे इधर है गुना का नियम, क्या है गुना का नियम। तो गुना का नियम भी हम आप लोगों को बता दिए कि कैसे होगा, कि -8 गुने -7 हो जाएगा तो हो जाएगा 56। क्या जगह 56 हो जाएगा। और वही -8 और -7 अगर करना रहेगा, इस तरह रहेगा तो हो जाएगा 8 7 -15। क्या जगह -15। और यहाँ प्लस में दे देंगे, तो अगर यहाँ प्लस दे दिए तो 8 में 7 चला जाएगा, -1 बचेगा, क्योंकि 8 बड़ा है। क्या है 8 बड़ा है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे आ जाइए। उसके बाद आगे देखिए कुछ सूत्रों का सूची है, मतलब कुछ लिस्ट ऑफ फार्मूला है। फार्मूला के बारे में समझ लीजिए कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b² हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b² हो जाएगा। और a² - b², ये कई बार एग्जाम में आपको पूछ देगा, तो a + b और a - b हो जाएगा। और कभी कभी आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा a पे स्क्वायर + b² अलग अलग मिल जाएगा। देखिए यहाँ दोनों ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ अलग अलग है, तो इसका क्या हो जाएगा, a + b पे होल स्क्वायर -2ab, क्या हो जाएगा -2ab हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। उसके बाद a + b + c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² b² c² + 2ab + 2bc + 2c, ये हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला आप जान जरूर लीजिए। उसके बाद आगे आ जाइए। उसके बाद देखिए इधर दिया है a + b का होल की, a + b का होल की। तो a + b का होल की क्या होता है, a³ 3a² + 3ab² + b³। तो ये भी देखिए इसी का एक रूप और दे दिया है, तो आप इस रूप में याद रखिए, या तो इस रूप में याद रखिए। a - b का भी फार्मूला देख लीजिए, a³ - 3a² + 3ab² - b³ होता है। और इसका देखिए a³ + b³ अलग अलग रहेगा तो ये हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ दिया है a - b का होल स्क्वायर, तो क्या जगह b - a पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए। आगे फिर हम देख रहे हैं, आगे ये सब फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, जो आने वाला था हम आप लोगों को बता दिए। उसके बाद देखिए कठिन गुणनखंड रहेगा। अगर कठिन गुणनखंड है x² प्लस ब्रैकेट में बंद है a + b × x + ab रहेगा, तो उसका इस रूप में ले सकते हैं, x + a और x + b हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद सीधे आ जाते हैं हीरोन फार्मूला, क्योंकि हीरोन फार्मूला क्लास 9th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीरोन फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 क्या जगह आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो हीरोन का फार्मूला क्या होता है, हीरोन का फार्मूला निकालने से पहले आपको अर्ध परिमाप जानना होगा, जिसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। सेमी पेरीमीटर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है a + b + c/2। तो सेमी पेरीमीटर के बारे में समझ में आ गया, a + b + c बटे क्या जगह 2 हो जाएगा। और हीरोन का सूत्र जो आपका जब आपको पता नहीं है, का सूत्र अगर पूछ दिया जाए तो √s ब्रैकेट बंद s - a s - b और s - c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हीरोन का फार्मूला। क्या जाएगा, हीरोन का फार्मूला हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हीरोन का फार्मूला के बारे में समझ गए और अर्ध परिमाप के बारे में आप समझ गए। देखिए हीरोन का फार्मूला यही हो जाएगा। अब हम कुछ रेखा उखा के बारे में समझ लेते हैं कि रेखा, जिसको हम लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन। देखिए रेखा किसे कहते हैं, जैसे देखिए यहाँ से शुरू होगा, इसका अनंत रेखा हो, जैसे इधर भी बढ़ते चला जाएगा, इधर भी बढ़ते चला जाएगा, उसे इसका लंबाई अनंत हो, लंबाई क्या हो, अनंत, उसे हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। और सरल रेखा, सरल रेखा का मतलब होता है, जैसे देखिए एक रेखा खींच दिए, इसमें क्या 2 एरो दिखा दिए, एक ए और एक बी, तो ये मेरा क्या होगा, सरल रेखा। वक्र रेखा क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, क्या होता है, टेढ़ा होता है। इस रेखा में
में कितने बिंदु होंगे। देखिए एक रेखा में कितने बिंदु खींच सकते हैं, तो अनंत बिंदु खींच सकते हैं। जैसे एक रेखा खींच दी, अगर इस तरह करके बिंदु देते जाएंगे तो कितनों अनंत हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, अनंत हम ले सकते हैं। उसके बाद इधर देखिए कोण है, क्या कोण, एंगल। कोण किसे कहते हैं, दो किरणों के मध्य के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो किरणों के मध्य के कोण को झुकाव को क्या कहते हैं, कोण बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है तो यहाँ दो किरणों है और यहाँ झुका हुआ है तो यहाँ कहेंगे कोण कहेंगे। इसे क्या कहें, यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ भी क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, यहाँ भी क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। और यहाँ एक बात बताना भूल गए कि एक बिंदु से अनंत रेखा खींच सकते हैं। देखिए एक बिंदु है यहाँ पे, इस पर अनंत रेखा खींच सकते हैं। इस खींचते जाएंगे, जितना चाहेंगे उतना हम खींच सकते हैं। उसके बाद कोण के बारे में आप समझ गए कि दो किरणों के मध्य के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनेक रेखा को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। अब कोण के प्रकार में हो गया, फर्स्ट में हो गया न्यून कोण। क्या हो गया, न्यून कोण। न्यून कोण को कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। जिस कोण का मान 90 से कम हो, जिस कोण का मान क्या 90 से कम हो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। जैसे 60, 30, 80, 70, 30 तो 90 डिग्री से कम जिसका भी कम रहेगा उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। समकोण किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 90 हो उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण। जिस कोण का मान क्या हो 90 हो, जैसे देखिए यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है, आगे देखिए यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ भी क्या बना रहा है 90 डिग्री, यहाँ भी क्या बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। अब अधिक कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 90 से अधिक 180 से कम उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। 90 से अधिक और 180 से कम उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण के तौर पर हम समझाएं कि 90 से अधिक है 100, 90 से अधिक है 130 है तो उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे अधिक कोण। अब सरल कोण और ऋजु कोण, जिस कोण का मान 180 का होता है उसे क्या कहेंगे, ऋजु कोण। जिस कोण का मान क्या 180 हो उसे हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण। ऋजु कोण 180 डिग्री मान, मतलब उसका फिक्स मान रहेगा 180। जैसे 180 किरण बनेगा, इस तरह बनेगा, यहाँ एक बिंदु है तो ये 180 डिग्री कोण बन रहा है। जैसे देखिए यहाँ बनाए हुए उसे हम क्या कहेंगे, सरल कोण या तो ऋजु कोण बोलेंगे। सरल कोण या तो ऋजु कोण बोलेंगे। उसके बाद है बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। बृहद कोण या तो प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल हम बोल सकते हैं। जैसे देखिए आप किसे कहते हैं, बृहद कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 180 अधिक और 360 से कम, मतलब 180 से अधिक और 360 से कम हो उसे हम क्या कहेंगे, बृहद कोण कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। बाद है संपूर्ण कोण। संपूर्ण मतलब होता है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट कितना, 360 डिग्री। संपूर्ण कोण क्या होता है, पूरा एक वृत्त। तो पूरा एक वृत्त कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री। जिस कोण का मान हमेशा 360 हो उसे हम क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। ये सभी बात को आप ध्यान में जरूर रख लीजिए क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद है पूरक कोण। तो पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 90, दो कोणों का योग अगर जोड़े 90 हो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं। एक दूसरे को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जैसे देखिए दो कोणों को कैसे जोड़ेंगे, जैसे देखिए 50 और 40, दो कोण यहाँ बन रहा है, एक 50 बन रहा है, एक 40 बन रहा है। जब जोड़ दिए तो 90 हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। और संपूरक क्या होता है, संपूरक मतलब होता है 180, सप्लीमेंट्री कहते हैं। संपूरक को क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे देखिए यदि दो कोणों का योग 180 हो उसे हम संपूरक कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ है 100, यहाँ है 80, तो इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो उसे हम संपूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। दो कोणों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 180, तो ये हो गया संपूरक कोण हो गया। ये सभी क्या हो गया, कोण से रिलेटेड बात हो गया। ये सभी बात को ध्यान में जरूर आप ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद मेंसुरेशन से हम कुछ फार्मूला को देख लेते हैं क्योंकि ये सभी फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये सभी फार्मूला आपको एग्जाम में आ सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का व्यास 2r और वृत्त का त्रिज्या d/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, πr²। वृत्त का परिधि किसे कहते हैं, इस रेखा को वृत्त का परिधि कहते हैं। वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक के इसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। और त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, जैसे देखिए ए वृत्त है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहेंगे। तो यह समझ में आ गया होगा। अब त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड कैसे बनता है, देखिए त्रिज्यखंड एक वृत्त है, यहाँ केंद्र बिंदु है और इसको इस तरह बना देंगे तो यहाँ त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² θ/360। तो ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। घन का आयतन AQ, घन का आयतन क्या हो जाएगा, AQ। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l², घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6l² हो जाएगा। उसके बाद है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा L × B × H। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 × LB BH और HL हो जाएगा। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2
2h इंटू एल प्लस बी। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/h हो जाएगा, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच इंटू आर प्लस क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। और बेलन का आयतन πr²h, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, और शंकु का आयतन 1/3 πr² हो जाएगा। ये सभी फार्मूला को आप ध्यान में जरूर रख लीजिए। उसके बाद बोला है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr/l प्लस πr²। आप तो ये लिख सकते हैं, आप तो इसको ऐसा कॉमन ले लेंगे, πr को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा πr इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु के तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा एल, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा √h² माइनस r1 माइनस r2 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। हम क्लास 9th का जितना भी फार्मूला बनता था हम सभी फार्मूला को बता दिए, सिर्फ सांख्यिकी चैप्टर को छोड़कर हम सांख्यिकी में जितना भी फार्मूला बनता है हम 2-3 मिनट का एक वीडियो हम डिटेल्स में अलग से बना देंगे, क्योंकि सांख्यिकी का फार्मूला को हम कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो उसको हम आज शाम तक तो थोड़ा देर के बाद 1-2 घंटे के बाद हम उसका भी आप लोगों को वीडियो हम दे देंगे। उसका स्पेशल सांख्यिकी से रिलेटेड रहेगा कि सांख्यिकी से ये सब पढ़ के जाइए। बाकी जितने भी फार्मूला है हम आप लोगों को बता दिए, और आप डरना नहीं है, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। आप अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम में जाइए और अच्छा से अच्छा नंबर लाने का कोशिश कीजिए। आपका एग्ज़ाम कब है आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम 11 और 12 को होने वाला है, मतलब 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। 11 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है आपका इवनिंग टाइम में है, मतलब 2:45 से होगा, और 12 को जो होने वाला है 9:45 से शुरू होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।